Hello friends, I have started a series for UGC NET exam in June 2025 for the political science subject. This series is very beneficial for those students who can't afford paid courses because in this series I will complete the whole syllabus of political science unit by unit wise and topic by topic wise. So please like, share and subscribe this channel so that you can get further videos on time. For completing this series it will take 2 to 3 months and then we will practice previous year questions also. I will use both the language that is Hindi and English for explaining the topic. I have completed unit number 1 that is political theory, and then I have started unit number 2 that is political thought, and parallelly I have also started unit number 5 that is international relations. Under this unit number 5, this is the fourth topic that is United Nation. This is the fourth chapter. Okay, so today we are going to study this chapter that is United Nations. सो दोस्त स्टूडेंट जो भी न्यू है प्लीज़ इस चैनल में इसको सब्सक्राइब कीजिए और इससे पहले जितने भी वीडियोस इस सीरीज़ में पड़े हुए हैं प्लीज़ इसको आप वॉच करिए, देखिए, एंड उसके बाद आपको बहुत बेटर क्लैरिटी होगी एंड यू विल कम टू नो दैट कि ये जो नोट्स है, ये सीरीज़ है, बहुत ही बेनिफिशियल होगी आपके लिए. ठीक है, तो अभी हम लोग इस यूनिट नंबर 5 में चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस पढ़ेंगे. इससे पहले हम लोगों ने इसी यूनिट जो इंटरनेशनल रिलेशंस यूनिट नंबर 5 है उसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार मैं आपको क्यों रिव्यू देती हूँ कि हम लोगों ने सबसे पहला चैप्टर देखा था कि अप्रोचेस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे हम लोगों ने वेरियस अप्रोचेस पढ़े इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के. फॉर एग्जांपल आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यू आइडियलिज्म, न्यू रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म. सो हम लोगों ने बहुत सारे अप्रोचेस देखी थी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए. फिर सेकंड हम लोगों ने चैप्टर में देखा कि वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसमें हमने हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, ये सारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देखा इंटरनेशनल रिलेशंस के. फिर थर्ड जो चैप्टर था वो कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस पे था. कॉन्फ्लिक्ट एंड पीस के का क्या कॉन्सेप्ट है वो हमने देखा. नाउ अब हम इस चैप्टर में जो है यूनाइटेड नेशंस के बारे में कंप्लीट पढ़ेंगे कि यूनाइटेड नेशन क्या है, उसके वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस क्या हैं, ऑर्गन्स क्या हैं और उसके कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ क्या हैं. ये सारी चीज़ें हम लोग इस यूनिट में देखेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो 25 अप्रैल 1945 में एक सैन फ्रांसिस्को में कॉन्फ्रेंस हुई थी. सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज. ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें कि 50 स्टेट्स गवर्नमेंट ने जो है वो पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे यूनाइटेड नेशन चार्टर को ड्राफ्ट किया गया था. और वो जो यूएन चार्टर था उसे अडॉप्ट कब किया गया, 25 जून 1945 में. और ये इफ़ेक्ट में कब आया, 24 अक्टूबर 1945 में. और इसीलिए ये जो 24 अक्टूबर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डेट. 24 अक्टूबर को हम लोग यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन यूएन चार्टर को इफ़ेक्ट में लाया गया था. अब ये जो यूनाइटेड नेशंस है, हमने ये तो देख लिया कि ये कब इस्टेब्लिश हुई, इसको क्या अडॉप्ट और इम्पैक्ट मतलब किया गया. अब हम लोग ये देखते हैं कि ये कब इस्टेब्लिश क्यों हुई थी. तो ये आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इस्टेब्लिश हुई थी. किस लिए, फॉर प्रिवेंटिंग फ्यूचर वर्ल्ड वॉर सक्सीडिंग द लीग ऑफ नेशंस. तो देखिए, सबसे पहले इससे यूनाइटेड नेशन से पहले लीग ऑफ नेशंस था. तो लीग ऑफ नेशन लेकिन फेल हो गया था जस्ट बिकॉज कि वर्ल्ड वॉर 2 हो गया था. तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद फिर से इस चीज़ को देखा गया कि हमें एक इंटरनेशनल और मतलब ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशन की, दैट इज़ यूनाइटेड नेशंस. और ताकि फ्यूचर में अब कोई भी वर्ल्ड वॉर ना हो सके, इस वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने के लिए यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था. ये जो यूनाइटेड नेशन टर्म है इसको यूज़ किसने किया था, फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट. ये कौन थे, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे. यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में है, यूएस में. और इसकी कौन कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसकी 6 ऑफिशियल लैंग्वेज है. दैट इज़ अरेबिक फॉर अरेबियन कंट्रीज, चाइनीज़, इंग्लिश, French, Spanish and Russian. So these are the 6 official languages of United Nations. अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट आता है वो ये है कि कितने टोटल मेंबर्स हैं इस इंस्टीट्यूशन के. तो टोटल देर आर 193 मेंबर्स, जिसमें कि लेटेस्ट जो है वो साउथ रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान 2011 में ये ऐड हुआ. ठीक है, अब इसके करंट सेक्रेटरी जनरल कौन है, वो एंटोनियो गुटेरेस. तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, जिसमें कि हमने ये देखा कि यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, क्या पर्पस था यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिश होने का, और इसमें कितने टोटल मेंबर्स हैं, क्या ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, ये हमने
इंट्रोडक्शन देखा। अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या एम है और किस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया, इसके क्या एम और ऑब्जेक्टिव है। सो सबसे पहली चीज़ देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल एरेना में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के ऑब्जेक्टिव, इस उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। सेकेंड पॉइंट, टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस। जो भी नेशंस इस इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करने के लिए जिन्होंने कमिटमेंट दिया, जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर बने, उन सभी के बीच में फ्रेंडली रिलेशन डेवलप हो सके, ये एक इसका उद्देश्य था। प्रमोटिंग सोशल प्रोग्रेस, बेटर लिविंग स्टैंडर्ड एंड ह्यूमन राइट्स। जो सोशल प्रोग्रेस है उसको प्रमोट करने के लिए, एक बेटर लिविंग स्टैंडर्ड और ह्यूमन राइट्स के लिए भी, ये भी इसका उद्देश्य था। फिर प्रमोटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स वॉट कि डेवलपमेंट तो हो, बट वो कैसी डेवलपमेंट हो, सस्टेनेबल हो, मीन्स विदाउट हार्मिंग द नेचर, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए डेवलपमेंट होना। ठीक है, तो ऐसी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने का भी उद्देश्य था। और क्लाइमेट एक्शन लेना, क्योंकि देखिए क्लाइमेट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस डेवलपमेंट का, ग्लोबलाइजेशन का एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जो क्लाइमेट वेदर पैटर्न्स है वो चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए एक इंटरनेशनल एरेना में एक ऐसा लॉ बनाने की ज़रूरत है, सभी देशों को सोच विचार करके क्लाइमेट के लिए एक्शंस लेने बहुत ज़रूरी हैं। सो ये भी एक उद्देश्य था यूनाइटेड नेशन का है। सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल एंड ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। और जो भी इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल और ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स है उनको भी सॉल्व करना एक एम है। सो दीज आर द एम्स ऑफ एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्या डिफरेंट वेरियस ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, क्या इसका स्ट्रक्चर है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए बेसिकली देर आर 6 मेन ऑर्गन और प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन, बट देर आर सम अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑल्सो विच वर्क इंडिपेंडेंटली, विच आर इंडिपेंडेंट बट दे आर अंडर यूनाइटेड नेशंस ओनली। ठीक है, तो 6 मेन ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के। देखिए सबसे पहले सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल जो है वो इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो कि इम्प्लीमेंट करता है इंटरनेशनल लॉ, जो भी लॉज बनते हैं। सेकेंड इज सिक्योरिटी जनरल। अभी इन सारे जो ऑर्गन्स हैं इनको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे। सिक्योरिटी जनरल में क्या होता है, टोटल 15 मेंबर्स होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। ये जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं ये 2-2 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। ठीक है, और जो परमानेंट मेंबर्स हैं वो उनके पास वीटो पावर होती है। वीटो पावर मीन्स मान लीजिए कोई डिसीजन ऐसा है, मतलब किसी चीज़ पे डिसीजन लिया जा रहा है तो वहाँ पे फिर एक कंट्री अगर उस चीज़ को रोक दे तो उसके पास एक वीटो पावर है। ठीक है, तो जैसे इसमें कौन कौन से 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, तो यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन, चाइना, रशिया। दीज आर द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। हम लोग सिक्योरिटी काउंसिल को भी थोड़ी देर में डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या है। ठीक है, और ये जो 5 जो मेंबर्स हैं, जो परमानेंट मेंबर हैं, यही डिसाइड करते हैं ये सिक्योरिटी काउंसिल के मेन मतलब जो भी इसके मेन पॉइंट्स होते हैं उनको। पीस कीपिंग फोर्सेस। फिर थर्ड जो है वो क्या है, जनरल असेंबली। ये एक प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसमें कि 193 मेंबर्स हैं और इस असेंबली में हर एक कंट्री के पास एक वोट है। फिर फोर्थ जो है इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। इसका काम है जस्टिस प्रोवाइड करना, इसको भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर फिफ्थ जो है वो क्या है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। और जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है ये अलग से इसको हम लोग पढ़ेंगे, ये इसका प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। ठीक है, और यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन देखिए कौन कौन से, ये सब स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन, HCR, यूनिसेफ, UNF, FAO, यूनेस्को, WHO, WTO, इन सभी को, ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं इन सभी को हम लोग डिटेल में अभी पढ़ेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है, अब हम लोग ऑर्गन्स को डिटेल में 1 बाय 1 देखते हैं।
तो सर मैंने आपको जैसे कि बताया, ये स्ट्रक्चर आपको ऊपर समझाया। उसके बाद मैंने ये भी बताया कि कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ भी हैं यूनाइटेड नेशन की, ठीक है, जिसमें कि ये जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं वो यूएन चार्टर, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि यूएन चार्टर जो है वो सबसे मेन था, उसको ड्राफ्ट किया गया और उसको अडॉप्ट ऑन इफेक्ट में लाया गया 24 अक्टूबर को। तो ये यूएन चार्टर के आर्टिकल नंबर 57 में कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी मेंशन की गई हैं। फिर यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स एंड फंड्स, ये जो है ये भी इसको इस्टेब्लिश किसने किया, जनरल असेंबली में। ये चीज़ कहाँ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 22 में, ठीक है। सो देखिए क्या है एक्चुअली, ये जो 2 पॉइंट है मैंने इसलिए ऐड किए हैं क्योंकि यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनता है कि बस सपोज आपसे पूछ लिया जाएगा कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो हैं यूनाइटेड नेशन की वो किस पर्टिकुलर आर्टिकल में मेंशन है, तो वो आर्टिकल नंबर 57 में मेंशन है। फिर यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम्स एंड फंड, ये किस आर्टिकल में मेंशन है और इसको किसने इस्टेब्लिश किया, तो जनरल असेंबली में। अब मेन हम लोग आते हैं, हमने आपको बताया कि 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के, ठीक है। उन प्रिंसिपल ऑर्गन को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन का, ये जनरल असेंबली। सेकेंड इज सिक्योरिटी काउंसिल, थर्ड इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, फोर्थ इज इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, फिफ्थ इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। बट ये जो काउंसिल है ये अब इफेक्ट में नहीं है, इसको अब इसका जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका है, इसलिए ये काउंसिल अब वर्किंग नहीं है। तो टोटल अब पहले जो इनिशियली 6 मेन ऑर्गन थे अभी 5 बचे हैं, ठीक है। एंड 6 इज सेक्रेटेरिएट, ओके। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को समझने की कोशिश करते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है, ठीक है। सो ये बहुत ही मेन डेलिब्रेटिव ऑर्गन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। डेलिब्रेटिव मतलब सबसे ज़्यादा जो मतलब डिस्कशन होता है किसी भी पर्टिकुलर इशू पे, क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल इशू हम लोगों ने ऊपर देखे ना, अभी एम्स हम लोगों ने जब ऊपर पढ़े तो उसमें क्या देखा कि डिफरेंट एम्स हैं उसके, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, लिविंग स्टैंडर्ड को बेटर करना, क्लाइमेट एक्शन के लिए। तो किसी भी मुद्दे पे अगर डिस्कशन होता है, डेलिब्रेशन होता है, तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में होता है। तो सबसे मेन जो डेलिब्रेटिव ऑर्गन है वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर का एक वोट होता है, हर मेंबर्स के पास एक वोट होता है। ये इसका जो एनुअल सेशन होता है, मतलब ये जो असेंबली है वो पूरे साल में एक बार मिलती है। तो वो कब मिलती है, वो सितंबर के मंथ में मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाए, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे ये इमरजेंसी थी, तो कोविड का जो आउटब्रेक हुआ वो कब स्टार्ट हुआ था, वो मार्च 2022 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सॉरी 2020 में। तो अब सितंबर तक का वेट नहीं कर सकते थे, इंटरनेशनल लेवल पे कोई चीज़ को डिस्कस करना था सपोज, तो इमरजेंसी सेशन को कब कॉल ऑफ कर सकते हैं, हम लोग कॉल कर सकते हैं विदिन 24 आवर्स में, ठीक है। अब इसके पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, टू डिस्कस, डिबेट एंड मेक रिकमेंडेशंस पर्टेनिंग टू, अब कौन कौन से चीज़ों पे ये डिस्कशन कर सकता है, डिबेट कर सकता है जनरल असेंबली। सबसे पहले यूनाइटेड नेशन के बजट से रिलेटेड जो भी बात होती है वो भी कंसिडर और उसको अप्रूव करना, ये जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर सेकंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको बताया था ना, सिक्योरिटी काउंसिल जो है इसका प्रिंसिपल ऑर्गन है, ये वाला ये जो सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूनाइटेड नेशन जो यूएनएससी है उसके जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको एलेक्ट करना, और जो अदर ऑर्गन्स और स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं या काउंसिल्स हैं उनके भी मेंबर्स को इलेक्ट करने का भी काम जनरल असेंबली के पास है। क्योंकि मैंने बताया ना, जनरल असेंबली में टोटल 193 मेंबर्स हैं और हर एक के पास एक वोट है। तो जब भी कोई इलेक्शन होता है, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का या अदर कोई ऑर्गन के कोई मेंबर को सेलेक्ट करने का, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, ये जनरल असेंबली के पास है। फिर जो सेक्रेटरी जनरल है, जो मैंने आपको बताया, जैसे अभी इस टाइम पे एंटोनियो गुटेरेस हैं, तो उसको अपॉइंट करने का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल असेंबली की है। जो आईसीजे, जो ये भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये भी यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन है, तो इनके जजेस को इलेक्ट करने की पावर भी किसके पास है, जनरल असेंबली के पास है। जनरल प्रिंसिपल्स जैसे इंटरनेशनल पीस या सिक्योरिटी या डिसआर्मामेंट, इनसे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स बनाने की या रिकमेंडेशन देने की, उन्होंने कंसिडर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यूएन जनरल असेंबली के पास है। फिर जो भी
सिक्योरिटी काउंसिल, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सिक्योरिटी काउंसिल या अदर यूनाइटेड नेशन ऑर्गन्स हैं, वो जो भी रिपोर्ट्स देते हैं उसको कंसिडर करना, ये भी जनरल असेंबली का ही काम है। फिर यूनाइटिंग फॉर पीस एक रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन को, ये अडॉप्ट कब किया गया था ये रेजोल्यूशन, दिस यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन 3 नवंबर 1950। तो इसमें क्या था कि जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली थी वो इसका जो पर्पस क्या था, टू ऑल्सो एक्ट इन केसेस ऑफ थ्रेट टू पीस व्हेन द सिक्योरिटी काउंसिल हैज़ फेल्ड टू एक्ट। जो सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है कि जो भी थ्रेट है उनको कंसिडर करना और उनको एग्जामिन करना, बट अगर कोई काम जो सिक्योरिटी काउंसिल अगर नहीं कर पाती तो फिर वो जनरल असेंबली जो है वो यूनाइट होती है फॉर पीस के लिए और ये रेजोल्यूशन सॉल्व मतलब लिया गया। तो इसके पास वीटो पावर भी होता है परमानेंट मेंबर्स के पास, ठीक है। तो फिर जो इसका एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जो असेंबली का प्रेसिडेंट है उसको भी सेलेक्ट करना, ठीक है। जैसे कोई असेंबली हुई, जैसे हर साल सितंबर में असेंबली होती है तो उसका एक प्रेसिडेंट भी होगा, तो उस प्रेसिडेंट को सेलेक्ट करने का भी काम यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के पास है। तो आई होप आपको ये ऑर्गन क्लियर समझ में आया होगा ना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूएनएससी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। अब इसका क्या काम है, जो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी की, वो क्या है, फॉर मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल और पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने का काम किसके पास है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की है, यूएनएससी की। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यूयॉर्क में। इसमें टोटल 15 मेंबर्स हैं जिसमें कि 5 परमानेंट मेंबर हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले वो जो चार्ट दिखा रही थी उसमें बताया था, और 10 इसमें नॉन परमानेंट मेंबर हैं। और ये जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ये हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। अब 5 परमानेंट मेंबर्स कौन कौन है यूएनएससी का, तो यूएस है, यूके है, रशिया है, चाइना है एंड फ्रांस है। तो ये 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, ठीक। अब इन जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास आर्टिकल 27 में वीटो पावर्स भी दी गई है। अंडर आर्टिकल 27 ऑफ यूएन चार्टर इसमें वीटो पावर्स दी गई है। अब वीटो पावर मतलब क्या होती है कि पर्टिकुलर किसी डिसीजन पे, ठीक है, मान लीजिए कोई डिसीजन लेना है तो उस पर्टिकुलर डिसीजन पे जो अथॉरिटी के पास, हाँ, ये जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं इनके पास ये अथॉरिटी होती है कि उसे रिजेक्ट और अप्रूव करनी। अगर मान लीजिए किसी एक ने भी रिजेक्ट कर दिया तो फिर उसी अकॉर्डिंग होगा, वो वीटो हो जाएगा क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो अब हम लोग देखते हैं यूएनएससी के क्या फंक्शंस हैं, ठीक है। यूएनएससी को अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग देखते हैं। यूएनएससी आपको समझ में आ गया कि इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं और इसका मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है, बट अब हम इसके फंक्शंस को देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है इसका, टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। सेकेंड इज टू इन्वेस्टिगेट एनी डिस्प्यूट और सिचुएशन लेड टू इंटरनेशनल फ्रिक्शन। कोई भी प्रकार का अगर डिस्प्यूट हो रहा है या ऐसी सिचुएशन आ रही है जहाँ पे इंटरनेशनल फ्रिक्शन हो सकता है तो वो यूएनएससी का काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना। किसी भी प्रकार का अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उसको सेटलमेंट कराना, वो भी यूएनएससी का काम है। अप्लाई इकोनॉमिक सेक्शंस, मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट या सिक्योरिटी के लिए या कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जैसे ईरान पे यूएस सैंक्शन लगाता है, तो वैसे ही जो है यूएनएससी के पास भी ये पावर है टू अप्लाई इकोनॉमिक सैंक्शन। इकोनॉमिक सैंक्शन मीन्स एंड फिफ्थ पॉइंट इज टू मेक मिलिट्री एक्शन अगेंस्ट एन एग्रेसर। कोई भी एग्रेसर स्टेट है, जो अटैकिंग स्टेट है या जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रहा है, उसके अगेंस्ट मिलिट्री एक्शन लेना का भी काम यूएनएससी का है। टू रिकमेंड एडमिशन ऑफ न्यू मेंबर्स, कोई अगर न्यू मेंबर को ऐड करना है तो ये भी। टू एक्सरसाइज ट्रस्टीशिप फंक्शंस ऑफ यूएन इन स्ट्रैटेजिक एरियाज, ये जो ट्रस्टीशिप फंक्शन होता है इसको भी एक्सरसाइज करने का अधिकार किसके पास है, यूएनएससी के पास है, ठीक है। टू रिकमेंड अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी जनरल टू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जैसे कि मैंने बताया कि आपको जनरल असेंबली का एक सेक्रेटरी जनरल होता है, तो उस सेक्रेटरी जनरल को सेलेक्ट कौन करता है, तो रिकमेंडेशन जो प्रोवाइड करता है वो यूएनएससी भी रिकमेंडेशन प्रोवाइड करता है कि सेक्रेटरी जनरल को कौन होना चाहिए। फिर जो आईसीजे के भी जो जजेस हैं उनको हमने आपको ऊपर भी पढ़ाया कि
जनरल असेंबली का ये काम है कि जजेस को भी इलेक्ट करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्रेटरी जनरल को देखना, और नॉन परमानेंट पर रिकमेंडेशन जो है वो प्रोवाइड कौन कर सकता है और हेल्प कौन करता है, वो यूएनएससी भी करता है। ठीक है, उसके बाद प्रिसाइडिंग ऑफ प्रेसिडेंसी ऑफ यूएनएससी रोटेट्स अल्फ़ाबेटिकली एवरी मंथ। और जो ये प्रेसिडेंसी है, मतलब यूएनएससी का जो प्रेसिडेंट है उसकी जो मतलब प्रेसिडेंसी है वो हर महीने रोटेट होती है, अल्फ़ाबेटिकली रोटेट होती है, मतलब जो भी इसके मेंबर्स हैं उनमें रोटेट होती है हर महीने प्रेसिडेंसी। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो फंक्शंस है ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि यूएनएससी को तो हमने देख लिया, इसके स्ट्रक्चर को देख लिया, इसके मेंबर्स देख लिए, इसके फंक्शंस देख लिए। अब हम लोग ये देखते हैं कि यूएनएससी में कुछ रिफॉर्म्स के लिए हमेशा डिमांड होती है, तो वो क्या रिफॉर्म्स की डिमांड होती है। तो देखिए, जो G4 कंट्रीज़ हैं जैसे कि इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील एंड जापान। ठीक है, तो ये जो इंडिया, जर्मनी, ब्राज़ील और जापान है, ये हमेशा ये डिमांड रेज करता है कि उसको भी परमानेंट मेंबरशिप मिले यूएनएससी में। क्योंकि अगर परमानेंट मेंबरशिप मिली यूएनएससी में तो देखिए क्या फ़ायदे होंगे इसके। एक तो फ़ायदा ये होगा कि कोई भी यूनाइटेड सिक्योरिटी और पीस से रिलेटेड डिसीजन होगा, ये जो फंक्शंस हैं उसमें इन कंट्री का भी इनके भी वीटो पावर मिल जाएगी। सेकंड चीज़, जो जनरल असेंबली में के साथ जो फंक्शन यूएनएससी को करने होते हैं उन फंक्शंस में भी एक तरह से इन कंट्रीज़ को एक होल्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिमांड हो रही है कि यूएनएससी में क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए, तो पहली बात तो इसके स्ट्रक्चर को बहुत ही डेमोक्रेटिक एंड रिप्रेजेंटेटिव करना चाहिए। मींस जो इसमें मेंबर्स बनते हैं और जो इस मेंबर के इलेक्शन को बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में करना चाहिए। परमानेंट मेंबर की जो सीट है, वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स है उनको इंक्रीज़ करना चाहिए और भी परमानेंट मेंबर्स को ऐड करना चाहिए। फिर ये G4 कंट्रीज़ जो हैं ये परमानेंट मेंबरशिप की डिमांड करती हैं। फोर्थ पॉइंट, टू डिसेंट्रलाइज यूएनएससीज गवर्निंग पावर एंड अथॉरिटी ओवर नेशंस, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। हर एक कंट्री के पास इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो भी इसके मेंबर्स हैं और नॉन मेंबर्स हैं। और साथ ही साथ जो है ये जो गवर्निंग पावर है उसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए ताकि सभी को वो पावर मिल सके। फिर एक इनफॉर्मल जो है वो कॉफ़ी क्लब बनाना चाहिए। कॉफ़ी क्लब मतलब क्या है कि जो 40 ऑड मेंबर स्टेट्स हैं उनसे ये कॉफ़ी क्लब बना है इनफॉर्मल, वो भी अपना रिफॉर्म्स में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। ये एक रिफॉर्म लाना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यूएनएससी अच्छे से मैंने पूरा क्लियर आपको समझाया कि यूएनएससी का स्ट्रक्चर कैसा है और यूएनएससी किस जो है उसके क्या फंक्शंस हैं और उसमें क्या रिफॉर्म्स की डिमांड की जा रही है। नाउ अब हम लोग थर्ड ऑर्गन की तरफ मूव करते हैं, यूनाइटेड नेशन का। तो जो थर्ड प्रिंसिपल ऑर्गन है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कह सकते हैं, इकोसॉक। तो इसका जो मेन फंक्शंस क्या है, ये एक प्रिंसिपल बॉडी है, किस लिए, फॉर कोऑर्डिनेशन, पॉलिसी रिव्यू, पॉलिसी डायलॉग एंड रिकमेंडेशन ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़। तो जो भी इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंटल इश्यूज़ होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उस पे जो है डायलॉग करना, पॉलिसी बनाना, कोऑर्डिनेट करना, ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का वर्क है। एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनेशनली एग्रीड डेवलपमेंट गोल्स, जो इंटरनेशनल लेवल पे डेवलपमेंट गोल्स को फुलफ़िल करने की जो एग्रीमेंट हुई है उसको भी इम्प्लीमेंट करना। फिर सेंट्रल मैकेनिज्म फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ सोशल एंड इन्वायरमेंटल फील्ड, सुपरवाइजिंग सब्सिडरी एंड एक्सपर्ट बॉडीज़। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 54 इसके टोटल मेंबर्स हैं। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, जिसको ये जो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के, इस काउंसिल के जो मेंबर्स हैं वो टोटल कितने हैं, 54 मेंबर्स हैं। और इनको भी कौन इलेक्ट करता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 3 साल के लिए। ठीक, और ये भी जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे वर्क करता है। ठीक है, तो आई होप ये जो थर्ड ऑर्गन है इसमें इतना ही आपको पढ़ना और इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। फोर्थ जो ऑर्गन है वो सेक्रेटेरिएट का है। ठीक है, अब ये सेक्रेटेरिएट क्या है, सेक्रेटेरिएट एक ऐसा मतलब इंस्टीट्यूशन ऐसा जो कि डे टू डे जो वर्क होते हैं यूनाइटेड नेशन के, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग वर्क होते हैं उसको सेक्रेटेरिएट हेल्प फुलफिल करता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिंग द प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो भी प्रोग्राम और पॉलिसीज़ होते हैं उनको एडमिनिस्टर करना। फिर इसका जो हेड है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है जिसे हम बोलते हैं ठीक है,
तो उसको सेक्रेटरी जनरल असिस्ट बाय द इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स। जैसे कि हर एक कंट्री में सिविल सर्वेंट्स होते हैं, तो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो इस सेक्रेटेरिएट में एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क करते हैं, ठीक है। और उसमें चीफ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस होता है, उसको कौन अपॉइंट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूएनएससी। 5 साल के लिए टर्म, 5 ईयर के लिए होता है, और वो भी इनका जो टर्म होता है वो रिन्यू हो सकता है, ठीक है। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर जो है वो सेक्रेटेरिएट में होता है, और ये इनका काम क्या होता है? पीस मेकिंग मिशंस के लिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे देखो, ये जो इम्पोर्टेंट वर्क था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इकोसॉक इन, ठीक। उसके बाद यूएनएससी में हमने क्या देखा था? मेंटेनिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आप जब हम आपको यहाँ पे एम्स जब पढ़ा रहे थे, तो ये जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी वाला काम किसको दे दिया? यूनाइटेड नेशन को ने यूएनएससी को दे दिया, ठीक। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाला काम इकोसॉक को दे दिया, ठीक। इंटरनेशनल इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ये प्रॉब्लम्स को भी इकोसॉक को दे दिया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट सेक्रेटेरिएट का वर्क हो गया। तो इस तरह से यूनाइटेड नेशन ने डिफरेंट जो उसके एम्स थे, उस एम को फुलफिल करने के लिए डिफरेंट उसके ऑर्गन्स बनाए जो उसी पर्टिकुलर एम को फुलफिल करने के लिए थी, ठीक है। सो आई होप आपको सेक्रेटेरिएट अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं 5th ऑर्गन, दैट इज ट्रस्टीशिप काउंसिल। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? ये 1944 में यूनाइटेड यूएन चार्टर द्वारा, जो कि चैप्टर 8 में ये चीज़ मेंशन है। अब ये ट्रस्टीशिप काउंसिल किस लिए बनी थी? एक इंटरनेशनल सुपरविज़न प्रोवाइड करने के लिए। किन? 11 ट्रस्ट टेरिटरीज थी, कुछ ऐसी टेरिटरीज थी, 11 टेरिटरीज थी। उन टेरिटरीज को इंटरनेशनल सुपरविज़न, मतलब उनको एक तरह से सुपरवाइज करने के लिए, उन्हें एडवाइसेस देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी थी। स्टेप्स टू प्रिपेयर टेरिटरीज, और इन टेरिटरीज़ को, ये जो 11 टेरिटरीज़ थी, इन टेरिटरीज़ के लिए ऐसे स्टेप्स लिए गए ताकि उन टेरिटरीज़ को प्रिपेयर किया जा सके कि वो अपनी इंडिपेंडेंट हो सके और वो सेल्फ गवर्नमेंट बन सके, ठीक है। और क्योंकि 1945 में ये ट्रस्टीशिप काउंसिल बनी, और 1924 में जो इसका पर्पस था कि सुपरविज़न कर रही थी 11 टेरिटरीज़ को, और उन 11 टेरिटरीज़ को इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी खुद की सेल्फ गवर्नमेंट बना सके, वो इसलिए प्रिपेयर कर रही थी। तो ये जो एम था ट्रस्टीशिप काउंसिल का, ये 1994 तक पूरा हो चुका था, और सेल्फ गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस उन 11 टेरिटरीज़ को मिल चुकी थी। इसीलिए इसका जो ऑपरेशन है उसको सस्पेंड कर दिया था। ट्रस्टीशिप काउंसिल का ऑपरेशन सस्पेंड कब हो गया? 1 नवंबर 1994 में ये सस्पेंड हो गया। तो अभी इस काउंसिल में कोई वर्क नहीं होता है, तो इसीलिए मेन 5 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस के, पर ये भी ट्रस्टीशिप काउंसिल भी था। इसका जो एम था वो आपने समझ लिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? न्यूयॉर्क में। सो अभी हम लोगों ने 5 ऑर्गन्स को देखा। अब जो 6th ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, उसको हम लोग समझते हैं। वो क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ। ये जो है ये 6th प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसका क्या? ये एक जुडिशियल ऑर्गन है। जुडिशियल ऑर्गन मतलब क्या? कि ये जुडिशरी से रिलेटेड, जस्टिस से रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल के, मान लीजिए कोई इशू है, उस इशू पे जुडिशियल रिव्यू देना है, उस इशू पे हमें जुडिशली डिसीजन लेना है, तो ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? थोड़ा सा ये डिफरेंट है, तो इसको ज़रा दिमाग में सही से बैठाइएगा कि ICJ का जो हेडक्वार्टर है वो पीस पैलेस हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। इसमें टोटल 15 जजेस हैं जो कि 9 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। और कौन इसको इलेक्ट करता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, और साथ में रिकमेंडेशन कौन देता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इनका जो इलेक्शन होता है वो हर 3 साल में होता है, इसके 1/3 ऑफ सीट्स के लिए, ठीक है। क्योंकि देखिए 15 जजेस हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि 15 के जजेस का हर 9 साल में एक बार इलेक्शन होता हो और वो एक ही साथ रिटायर होते हो। तो हर 3 साल में इलेक्शन होता है, और जो रिटायर होने वाले होते हैं तो उनके लिए जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं उनके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो 1/3 ऑफ सीट्स के लिए इलेक्शन हर 3 साल में होते हैं, और री इलेक्शन मतलब जो लोग इलेक्ट हो चुके हैं उनको दोबारा इलेक्ट किया जा सकता है। जो प्रेसिडेंट है वो सारी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। जो भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं, देखिए अब इसके 2 काम हैं, ICJ के 2 इंपॉर्टेंट वर्क हैं। एक तो जो भी लीगल डिस्प्यूट हैं या जो कंटेंशियस केसेस हैं डिफरेंट इंटरनेशनल स्टेट्स के बीच में, उनको सॉल्व करना, और दूसरा एडवाइजरी ओपिनियन देना, मतलब एडवाइजरी भी देना, एडवाइसेस देना लीगल क्वेश्चंस पे, जो कि यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स या
स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जो है, मान लीजिए जो अदर यूएन के ऑर्गन्स हैं या जो इसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, उनको किसी भी चीज़ मतलब किसी भी इशू पे या किसी भी मुद्दे पे डिसीजन चाहिए, तो वो क्या करते हैं, अपने केस को आईसीजे को दे देते हैं और आईसीजे फिर एडवाइजरी ओपिनियन देता है। तो आईसीजे का दो काम है, एक लीगल डिस्प्यूट को सॉल्व करना जो बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स हैं, और दूसरा एडवाइजरी प्रोसीडिंग्स को देखना। सो दीज आर द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स एंड वी हैव स्टडीड ऑल द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स इन डिटेल। अब कुछ स्पेशलाइज्ड एजेंसीज भी हैं, टोटल 15 लीगली इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशन की, जो कि कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 57 एंड 63 में। ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पीस इनिशिएटिव्स हैं यूनाइटेड नेशंस को, उनको देखेंगे, और इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट को देखेंगे। तो अभी बहुत कुछ बचा हुआ है इस चैप्टर में, ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, अदरवाइज बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड फॉर एनी सजेशन यू कैन कमेंट ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी।